जी, आज की क्लास रिवीजन 1 का आखिरी पार्ट शुरू करते हैं। कोई 1 घंटे का टारगेट है मेरा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये 5वें सवाल का सबसे गंदा रिज़ल्ट जो है, इसके कमेंट्स तो पढ़ें। हमें तो कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन वाज नॉट कैलकुलेटेड, इंस्टेड कैलकुलेशन वाज बेस्ड ऑन। यार ये तो अब बेसिक एरर है कि लिखा जा रहा है स्पेशली कि मटेरियल की सारी लड़ाई है और मटेरियल 1 यूनिट पर 8 किलो लगता है और उसको भूल ही गए और 3,65,000 के हिसाब से सारा सवाल कर दिया। चले, नंबर ऑफ ऑर्डर्स रॉन्गली कैलकुलेट किए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी रॉन्गली ही कैलकुलेट हो रहे थे, पता नहीं क्या निकाला होगा वैसे। हाँ, 3,65,000 को जो डिवाइड किया उन्होंने 1,46,000 से, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो गलत ही निकले होंगे, ठीक है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी डिलेड इन ईच केस वॉज नॉट कैलकुलेटेड। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये जो 20 निकाले एंड पे मल्टीप्लाई करते हैं, वो निकाले ही नहीं बच्चों ने। शायद आइडिया नहीं होता इनको कि स्टॉक आउट का मतलब होता है हर दफ़ा ऑर्डर करने पर स्टॉक आउट डिले होने के, स्टॉक आउट का डर हर दफ़ा होता है। तो जितनी दफ़ा साल में ऑर्डर प्लेस करें उतनी बार ये खौफ रहता है। फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ जी वॉज नॉट कैलकुलेटेड करेक्टली, आइदर कॉस्ट ऑफ पी और लेबर एंड ओवरहेड्स वर इग्नोर। अच्छा, या तो कॉस्ट ऑफ पी भूल गए थे या कन्वर्जन भूल गए थे। होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर दी 800 और 1600 इंस्टेड ऑफ 8 लाख और 16 लाख। जाहिर है वो ऊपर से कोई गड़बड़ करके जो 3,65,000 को जो लेके चले हैं, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। नंबर ऑफ टाइम्स द लॉस ऑफ सेल इन ईच केस वाज रॉन्गली, पता नहीं, बहरहाल क्या कुछ करते रहे बच्चे, अल्लाह माफ़ ही करे, ठीक है। अब देखो ऐसी गलतियां आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड हैं, तो फिर आप तो 14% वालों में फॉल करोगे ना इंशाल्लाह, बाकी वालों में ना करना फॉल। अच्छा जी, आज का आखिरी टॉपिक जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं, आज का आखिरी, वो है सीवीपी एनालिसिस। अब वैसे तो मैंने रिवीजन प्लान का ऑर्डर कुछ और रखा था, लेकिन सुबह आते हुए ख्याल ये आया कि जब बच्चों को कह रहा हूँ कि तैयारी भी इसी ऑर्डर में करनी है, तो मेरी रिवीजन भी इसी ऑर्डर में हो, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से शुरू हो गया। फिर मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद आपको, हालांकि आसान मुश्किल फिर नहीं देख रहा, अब मैं तरतीब से चल रहा हूँ। अब ये मुश्किल सवाल था देखा जाए तो, लेकिन बीच में निकल गया बकौल एग्जामिनर के, पर आपको मिलता जुलता लगा। आपको लड़ाई करने वाला सवाल मिला, ये आपको लग रहा था कि इसमें पासिंग मार्क्स आप ले सकते थे, बिल्कुल अच्छे ना भी आते, कोई इक्का दुक्का गलती हो जाती, लेकिन लड़ाई करने जोगा था। फिर इसके बाद इससे पीछे हमने सीवीपी एनालिसिस किया था, और उससे पीछे हमने डिसीजन मेकिंग, जो फिर कल इंशाल्लाह शुरू करूँगा, 15-16 इंशाल्लाह इकट्ठा रखना है, ठीक है। डिसीजन में वही परसों, मतलब कल का मतलब परसों ही है ना। अब ज़हनी कैफियत समझो मेरी इस वक्त। तो सीवीपी एनालिसिस पे चलते हैं, और सीवीपी एनालिसिस में मैंने आपके लिए ये देखें सारा कुछ कॉपी कर लिया, ये जो आपका क्लास के अंदर हुआ था। 1 मिनट में सारा रिवाइज होना है, यही तो टॉपिक है आपका फेवरेट, ठीक है। खैर, सबसे पहले तो हम बात कर लें, कुछ मीठा हो जाए। द पर्पज ऑफ दिस टॉपिक इज प्लानिंग रिगार्डिंग सेल यूनिट्स, सेल प्राइस पर यूनिट्स या सेल रेवेन्यू टू ब्रेक इवन और टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। तो यही काम करते थे हम, कि हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कि कितना रेवेन्यू हो टू ब्रेक इवन या टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, या कितनी सेल प्राइस हो या कितना सेल्स रेवेन्यू हो, ठीक है। इसमें लड़ाई हुई थी हर सवाल में, क्या ढूंढना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। सी टेबल प्रिपेयर्ड इन लेक्चर नंबर बता दो, मुझे याद नहीं था, इसलिए मैंने लिखा नहीं किस लेक्चर में ये टेबल बना था। कौन सा टेबल? ये आपका फेवरेट टेबल, ये वाला। इसका लेक्चर नंबर मुझे नहीं था याद आ रहा, 50 के ऊपर ऊपर लिख देता हूँ। चले छोड़े, मिट्टी पाओ। ये 77 78, खैर लेक्चर सेंड भी किया था। सुभान अल्लाह, अहमद यू आर लेट। हमने एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लिए कि बच्चों ने क्या क्या चवलें मारी हुई थी, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी थी जो आप मार सकते थे, ऐसी थी, मतलब आपने सही कर लेना सवाल। लग रहा है आपको भी सही कर लेना था, जो भी किया है, जो मिट गया है।
ये तो प्रैक्टिस है तेरी, एक तो इसकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही यार, मैं तो नहीं क्या भूला पड़ा था। चलो ये याद कराने के लिए तो आपको मैंने बुलाया है। सीवीपी याद है? सीवीपी याद है? सीवीपी एनालिसिस में हम क्या करते थे, हर सवाल में सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट बिजनेस की लेते थे। हमने इसके बारे में लिखा था, ये कुछ अजम्पशंस भी थी, ये कुछ कहानियां थी, ये कुछ अजम्पशंस थी। ये पहले फॉर्मूलाज हो तो वहीं पे देखेंगे जाके इधर कि टोटल फिक्स कॉस्ट यूज करनी है, अगर पर यूनिट हो कन्वर्ट करो टोटल में, पर प्रोडक्ट हो यूनिट टोटल में कन्वर्ट करो, ठीक है। बिजनेस की फिक्स कॉस्ट, फिर प्रॉफिट स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करके बनानी है, फिर सीबी के अंदर टैक्स को इग्नोर करना है, मतलब पीबीटी लेना है, और फिनिश गुड्स नहीं है, फिनिश गुड का स्टॉक मेंटेन नहीं होता है। इसमें एक सवाल में आया भी था कि पूरा सीवीवी करते हुए हमने ये अज्यूम किया था कि फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल है, एंड पे जाके फिर उसने अगर प्रोडक्शन यूनिट्स मांगे थे तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट करके किया था उसको सेल यूनिट से प्रोडक्शन यूनिट में कन्वर्ट। और ये कोई चेंज नहीं आता सेलिंग प्राइस में, वेरिएबल कॉस्ट में, यानी कि देयर विल बी नो चेंज सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। फिक्स कॉस्ट में भी वॉल्यूम की वजह से चेंज नहीं आता, हाँ इन्फ्लेशन की वजह से इनके अंदर चेंज आ जाया करता था, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस टॉपिक में पढ़ाया था। एनीवेज, तो पर यूनिट डाटा अगर सवाल में गिवन ना हो तो फिर टोटल से भी चल पड़ते थे हम, यानी पर यूनिट होता था तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से चलते थे, और अगर टोटल आ जाता था तो फिर सीएस रेशो पे चले जाते थे। मल्टी प्रोडक्ट में गए तो पर यूनिट वेटेड एवरेज नहीं हो सकता था, तो फिर टोटल के साथ चलते थे और पर यूनिट वो एवरेज सीएस रेशो निकाल लेते थे, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय, ठीक है। अब आज देखते हैं सवाल के अंदर, पर्चे के अंदर कौन सा सवाल है। खैर, हम सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस को पहले रिवाइज कर लें ज़रा जल्दी से। सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस, अगर फार्मूलाज भूले भूले लगें तो मुझे बताना, मैं फिर कुछ सवाल करा देता हूँ पहले, फिर एग्जाम वाला सवाल कर लेंगे। लेकिन अच्छे से तैयार किया था और बहुत रिसेंट तैयार किया, पुरानी बात नहीं है, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल यूनिट्स या सेल रेवेन्यू निकालना पड़ सकता है, रिक्वायरमेंट ये आ सकती है। सेल यूनिट्स या सेल रेवेन्यू टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट मांग सकता है वो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या उसकी रेशो, या सेल प्राइस टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, ये मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स इसमें आ सकती हैं। 5 फार्मूलाज थे इसमें। ब्रेक इवन का फार्मूला क्या था, यूनिट्स का छुपा हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर डिजायर्ड प्रॉफिट हो बीच में ऐड करना तो टोटल फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देते थे, तो यूनिट्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाता था। फिर सेलिंग प्राइस टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट में सारी कॉस्ट को ऐड करते थे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते थे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, पर यूनिट आपकी सेलिंग प्राइस आती थी। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था, बजटेड सेल्स कुछ ऊपर रखते थे ब्रेक इवन से, ताकि अगर हमारा बजट ना भी मीट हो सके तो हम लॉस में ना जाएं, तो बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। और अगर इसी बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल को बजटेड सेल से डिवाइड कर देते थे तो ये एमओएस की रेशो आ जाती थी। ये 5 फार्मूलाज थे जी। टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता था, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू या सेल रेवेन्यू टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट कैसे निकलता था, टोटल फिक्स कॉस्ट को सीएस रेशो से डिवाइड कर दें या फिर ऊपर ऐड कर दें प्रॉफिट और सीएस रेशो से डिवाइड कर दें। तो सीएस रेशो से डिवाइड करने से हम ब्रेक इवन यूनिट्स की बजाय ब्रेक इवन रुपीज़ में भी आ सकते थे। कुछ बच्चे कहा करते थे कि जी पर यूनिट सेलिंग प्राइस गिवन है तो यूनिट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं कहता था नहीं, एक आदत रखें, क्योंकि कई जगह पे हम फंस जाते होते थे, ठीक है। तो खैर, सेल्स रेवेन्यू टू अर्न के लिए सीएस रेशो की तरफ चले जाते हैं। अगर यूनिट्स मांगेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, और अगर रुपीज़ मांग लेता है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशो पे चले जाते हैं। फिर ये सारी कॉस्ट को ऐड किया, ये क्या आ गया, सीएस रेशो कैसे निकलती है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल प्राइस, और टोटल सेल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड टोटल सेल रेवेन्यू कर दो तो भी आ सकता है। यानी पर यूनिट डेटा गिवन हो तो ऐसे कर लो, टोटल गिवन हो तो टोटल से कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। सीएस रेशो सेम ही आएगी। नेक्स्ट, सीएस रेशो नेट ऑफ कमीशन भी कभी कभी आ जाती थी, याद है। अब ये पहले दिन ये सारी बातें उस पेज के ऊपर नहीं है, लेकिन ये एंड पे तो आ सकती हैं। अगर सीएस रेशो नेट ऑफ कमीशन दी होती थी तो हम क्या करते थे, हाँ वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ वो लेते थे जो कमीशन के अलावा होती थी, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट जब कमीशन के अलावा लेते थे तो सेलिंग प्राइस भी हमारे पास जो आती थी वो
नेट वाली ही आती 3 सवालों में। 2 से 3 सवाल ऐसे भी देखे थे हमने। कुछ याद आ रहा है? शू पैशल केस, ठीक है। सेल प्राइस टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, अगर निकालनी है पर यूनिट सारी कॉस्ट को पकड़ के ऐड करें, प्रॉफिट और रेवेन्यू को डिवाइड कर दें सेल यूनिट्स के साथ। एमओएस यूनिट्स और एमओएस रुपीज़ में भी आ सकता है और रेशियो भी निकल आती है। तीनों ही इस तरह से थे। यूनिट्स यही रुपीज़ में भी मांग सकता है और यही रेशियो भी मांग सकता है। कोई मसला? पर मसला ये है कि रिसेंट टाइम में उसने सिंगल प्रोडक्ट तो मांगा ही नहीं था। रिसेंट टाइम में उसने मांगा था मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन, ठीक है। तो मल्टी प्रोडक्ट में क्या करना होता था? इसी तरह से ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में या रेवेन्यू मांग सकता है, सेल यूनिट्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट या रेवेन्यू कंबाइन भी मांग सकता है, प्रोडक्ट वाइज भी यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हो जाती हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मांग सकता है, रेशियो भी मांग सकता है, कंबाइंड भी और प्रोडक्ट वाइज भी। फर्स्टली कंबाइंड विल बी डन। क्या मतलब? मैंने कहा था ना सारे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट को निकालना है, अलग अलग भी गिवन है तो इकट्ठा करना है, पूरे बिजनेस का ब्रेक इवन निकालना है, पूरे बिजनेस का ब्रेक इवन निकाल के फिर पूरे बिजनेस के ब्रेक इवन सेल्स को बांटना है। यूनिट्स की बेस पे ग्रॉस अप किया था, सेल यूनिट्स निकाले थे, तो यूनिट्स की बेस पे ही ग्रॉस अप किए हुए को डाउन कर देंगे। और अगर सीएस रेशियो वाली साइड पे गए थे तो फिर उसी रेवेन्यू को लेकर चलते थे। इसके फॉर्मूला ध्यान से देख लें। पहले बात करते हैं, हमसे सवाल में कह दिया सेल यूनिट्स निकालो टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सिंगल नहीं मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट है तो जितनी प्रोडक्ट्स हैं हर एक का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। अब फिक्स कॉस्ट तो सारे बिजनेस की है और कंट्रीब्यूशन अलग अलग गिवन है, तो क्या हल है? एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूजिंग सेल क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी रेशियो। तो हमने ये एग्जांपल जो बनाई थी पहले दिन 1 और 2 यूनिट्स वाली, उसी हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ y डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ x प्लस यूनिट्स ऑफ y। समझ आती है बात? अब ये एग्जाम्पल में वही वाली एग्जाम्पल चलिए कॉपी पेस्ट किया ना, असल में वहाँ पर जो एग्जाम्पल बनाई थी अगर आपको याद हो, 1 यूनिट x का बेचा था हमने और 2 यूनिट्स ये कहाँ गई, अलग से मल्टी प्रोडक्ट किया था, लिखा ही अलग से था। कितना पढ़ते होते थे ना आप लोग, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। ये रहा, तो ये हमारी वही एग्जांपल है, बस यहाँ से उठाकर उधर चीज़ को मैंने कॉपी किया था, जस्ट कोई नई चीज़ नहीं करवा रहा, ठीक है। जस्ट सवाल से पहले थोड़ा सा ऐसे रिवाइज कर रहा हूँ। खैर, अब जब एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आया तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेल यूनिट्स निकालने के लिए। टोटल फिक्स कॉस्ट को सीएम पर यूनिट से या टोटल फिक्स कॉस्ट को सीएम एवरेज सीएम पर यूनिट से डिवाइड करें, डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करें, तो ब्रेक इवन सेल्स या सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट आ सकता है। ये मैंने ब्रेक इवन सेल्स ही लिख दिया है। सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है, पता तो है वैसे आपको, ठीक है जी। और अगर ये पूरे बिजनेस का ब्रेक इवन निकल आया है, फिर डिजायर्ड प्रॉफिट वाले यूनिट्स निकल आए हैं, तो उसको वापस करना है। प्रोडक्ट वाइज सेल यूनिट्स अगर मांग ले तो वापस करते हुए, जैसे मैं कहता था आपको, आपने इसको एवरेज किया है वैसे ही इसको प्रोडक्ट वाइज करना है। यूनिट्स की बेस पे एवरेज किया है तो देखो 1/3 2/3 यूनिट्स की बेस पे अलग अलग करना है, ठीक है। तसल्ली से इसको देखो, जल्दी नहीं करनी, इसमें कोई बात समझ ना आए तो अभी ये वाला नहीं देखना, सिर्फ ये जो बोला है इसको देखो। यार ये बंदा नहीं सही यार, ये हमेशा बड़े बड़े बाल लेके आके बैठ जाता है। इसकी टिंड कराते हैं, करा दें अहमद? मैं तो कहता हूँ पहले करा के घर बैठ जाए, एडवांस। अच्छा जी, पेपरों के बाद नहीं, घर वाले तो रिजल्ट के बाद करा। बंदा खरा है, हाँ? अच्छा आदमी है। अच्छा जी सुने, ये को मसला भाई एक बार फिर सुन लें। मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन करना हो
तो यूनिट्स एक से ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा होंगी, तो पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट वाइज निकालना है। प्रोडक्ट वाइज निकाल के फिर उसको एवरेज कर लेना है, यूनिट्स की बेस पे करना है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन एक का और दूसरे का ऐड करके नीचे यूनिट्स भी ले लेने हैं, उसी दोनों के यूनिट्स लेने हैं, तो आपका एवरेज कंट्रीब्यूशन आ गया। अब टोटल फिक्स कॉस्ट को एवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड करोगे तो आपका ब्रेक इवन सारे बिजनेस का आएगा इकट्ठा। और अगर डिजायर्ड प्रॉफिट वाला भी निकालना है तो ऊपर ऐड कर दो, उसको छोड़ो। तो पर ब्रेक इवन की बात, ब्रेक इवन निकल आएगा सारे बिजनेस का इकट्ठा। और जब इसको प्रोडक्ट वाइज करने का कह दे तो फिर जैसे यूनिट्स की बेस पे इसको एवरेज किया था वैसे ही उसको वापस कर दें प्रोडक्ट वाइज। और अगर आपको सेल्स रेवेन्यू कह देता है कि वो निकालो तो भी पहला स्टेप वही है, एवरेज कंट्रीब्यूशन की बजाय बस एवरेज CS रेशो निकालनी पड़ती है। वो CS रेशो कैसे निकलती है, ये तक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर यूनिट्स किए थे, यहाँ पे CS रेशो है तो कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स करना है। कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स करना है तो टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेवेन्यू टोटल ले लेना। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा CS रेशो दोनों तरह से ही निकल सकती है वैसे, बाय द वे CS रेशो भी दोनों तरह से निकल सकती है। अगर गौर करो तो ये देखो, CS रेशो सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ओवर सेल प्राइस पर यूनिट कर दें, ठीक है। या फिर, लेकिन ये किस केस में होता है, जब सिंगल यूनिट्स हो। जब मल्टी प्रोडक्ट आ जाता है तो चूंकि बेटा डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस डिफरेंट हो जाती है, इसलिए फिर आप किसी एक के साथ नहीं चल सकते। आपको CS रेशो एवरेज करने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर टोटल सेल करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये हो गया उसके बाद फिर सेल्स रेवेन्यू आपने निकालना है। टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर एवरेज CM करोगे तो रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। अब अगर इसको प्रोडक्ट वाइज करना है तो इसको प्रोडक्ट वाइज करने के लिए आपके पास फिर वही रुपीज़ हैं जिनकी बेस पे आपने ये 50 और ये 120 था, तो 50 ओवर 170, 50 प्लस 120 170, उसी हिसाब से आपने प्रोडक्ट वाइज करना होता था, ठीक है। चल, अब ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंची है कि आप लोगों को पर्चे का सबसे पहला सवाल करा दिया जाए, ताकि आप ये कह सकें हमने आज शुरू कर दिया है अपनी रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल पर्चा करना। लो जी, कंप्यूट करो टोटल सेल्स अमाउंट एट विच EIL is expected to break even along with product wise sale quantity। जालिम ने इधर से टोटल सेल रेवेन्यू मांग लिया और तरफ, तो हमें कोई मसला नहीं है, हम कर लेंगे इंशाल्लाह बंदोबस्त, बस तो बंद कर लेंगे। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। ये अहमद तुम्हारा मोबाइल लगा हुआ है? अच्छा, लगा रहे यार, कोई बात, मेरी वीडियो तो नहीं बन रही होगी इसमें, रिकॉर्डिंग चलाई हुई हो तुमने, हैं जी बेटा जी। रिक्वायरमेंट देखें, 9 नंबर का सवाल है और बहारें हैं खुशियों की इस सवाल के अंदर भी। यार देखा, वही बात कर दी ना, पिछला पेपर भी पूरा बैठ के ऐसे ही कर लो। मैं आपका सोल्यूशन वो टाइप करवाता हूँ ना, लेक्चर मैंने नहीं चढ़ाना। मसला पता है क्या है, कुछ बच्चों को ज़रूरत नहीं है लेक्चर की, तो वो कहते हैं आ गया तो हम ले लेंगे, वो भी मुझे मारते हैं, लड़ते हैं फिर मेरे साथ, ठीक है ना। तो मैं सोल्यूशन आपको अपने फॉर्मेट पे दे दूंगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल ज़रूरत पड़े तो कोई बात नहीं, परसों मुझे बता देना, फिर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो है वो देख लेंगे, फिर लेक्चर चढ़ा देंगे, यही है। तो आप इससे पिछली अटैम्प्ट भी पूरी गिवन है, बैठ के करो, अल्लाह ने चाहा तो उसमें भी आप काफ़ी हद तक रिलैक्स ही फील करोगे। 70% 60-70% सवाल पर्चा ऐसा ही होगा कि आप कहोगे यार ये डुएबल है काम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपका पर्चा भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, मज़े की बात है, पिछली दफ़ा 40% से ऊपर रिज़ल्ट था, इस दफ़ा 34% रिज़ल्ट है। तो आसान पर्चा ले लो या रिज़ल्ट अच्छा ले लो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप दोनों सूरतों में इंशाल्लाह पास ही हो। ये पता नहीं अब किस क्राइटेरिया पे क्या चक्कर चलता है। आप मेहनत करें अपनी, जैसे कहा है वैसे करें, सवाल को, तैयारी को, दोनों कामों को। पर्चे में क्या करना है और तैयारी कैसे करनी है, जैसे कहा है वैसे करें। इंशाल्लाह पर्चा आसान मुश्किल ये मैटर नहीं करेगा, पर्चा आपका पास होगा। मुश्किल से मुश्किल भी आएगा, आपने बस लगे रहना है। आसान से आसान भी आएगा तो बस 2 से 3 बार हमेशा सवाल पढ़ना है और उसको गिवन टाइम में करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ओके, कंप्यूट द, भाई मेरी दुआओं का साथ अपने सजदों से देना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी फिर भी आप, ठीक है ना। हाँ,
टोटल सेल्स अमाउंट एट विच EIL इज एक्सपेक्टेड टू, अब सेल्स रेवेन्यू मांग रहा है, ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट वाइज सेल क्वांटिटी भी मांग रहा है। तो टोटल सेल रेवेन्यू ब्रेक इवन वाला और फिर प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी। अब एक बार टोटल सेल रेवेन्यू निकाल लें, उसके बाद फिर यूनिट वाइज करने के कई तरीके हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट वाइज बजट। ओ माय गॉड, प्रोडक्ट वाइज नीचे बोला भी था, प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा, यानी मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन करना है। सेल या प्रोडक्शन वॉल्यूम, ये नेक्स्ट ईयर का बजट है। जाहिर सी बात है, प्लानिंग आप करते ही नेक्स्ट ईयर के लिए खड़े होके हैं, ठीक है, CVP एनालिसिस के अंदर। सेल या प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो सेम ही होती है, सेल या प्रोडक्शन हमारा अजम्पशन है CVP के अंदर, ठीक है हजरत, हिम्मत है। बस ये आखिरी सवाल है, फिर छुट्टी है, ओके। ये जिस वक्त भी होगा, ये आधे घंटे में हो जाए, 15 मिनट में हो, 10 मिनट में हो, जितनी देर में हो गया। ज़्यादा जल्दी होगा तो फिर मैं कोई एक आधा सवाल और देख तो सकता हूँ ना, कम से कम, मतलब ना कराऊँ मगर देख तो सकता हूँ ना, है। देखो आज जितना काम हो जाएगा परसों उतना काम हो जाएगा, है। अच्छा चलो जी, सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है। नहीं, ये आखिरी सवाल है और ये जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। ये है ही नहीं इसमें कुछ, इंशाल्लाह आप देखो, आप यू विल एंजॉय। आप अब ये बार बार ना कहो, मुझे इससे तकलीफ़ हो रही है, मुझे यूँ लग रहा है कि शायद मैं कोई और बॉडी का पेपर करा रहा हूँ, आप इसको मानने पे तैयार नहीं है। मतलब अब ये देखो तो सही यार, ऊपर क्या लिखा हुआ है, आई कैप है और 6 मार्च 2025 है, और यही पर्चा था क्योंकि वेबसाइट से डाउनलोड किया मैंने। हो सकता है कोई चेंज कर दिया हो किसी हैकर ने आके, हैं। मार्च के पेपर आसान होते हैं, लेकिन रिजल्ट उठा के देख लो, सितंबर वाले पर्चों का रिजल्ट अच्छा होता है। आपने पास होना है या आसान पर्चा देना है। देखो बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैटर नहीं करता, आप अपनी मेहनत 100% करो, अपनी एफर्ट पर्चे में 100% करो। पर्चे का मुश्किल आसान होना आपको नहीं असर डालेगा, लिखवा लो मुझसे, बस टिका के मेहनत करना, 3 घंटे 15 मिनट में जैसे सिखाया वैसे ही परफॉर्म करना, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो following information has been extracted from product wise budget prepared by Empire Industries for the next year. Sales production, selling price per unit, material cost per unit, labor cost per unit, factory overheads 60% वेरिएबल है, तो 60 × 60% वेरिएबल कॉस्ट आ गई, सब कुछ रेडीली अवेलेबल। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है ना, अभी बता के आ रहा हूँ, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही निकालना है, ऐसे बस फिक्स कॉस्ट अलग करनी है। एक तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेल इज मेड थ्रू अ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, इंटरनेशनल हो जाए हमें इससे क्या, आगे बात बताओ, मतलब की बात बताओ। हु चार्जेस कमीशन, हाँ ये है ना हमारे मतलब की बात। पूरे सवाल में फिक्स कॉस्ट टोटल करनी होती है, हमें कंट्रीब्यूशन निकालते वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। 5% ऑफ सेल है तो दोनों की सेल प्राइस डिफरेंट है, तो दोनों का सेलिंग कमीशन भी डिफरेंट हो। एक और वेरिएबल कॉस्ट आ गई, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड थे, चौथी चीज आ गई, इन एडिशन एन अमाउंट ऑफ 8 लाख पर मंथ। ईयर का डाटा है, पर मंथ वाली फिक्स्ड होती है कॉस्ट, लेकिन ये फिक्स जो है ये पर मंथ है, इसको पर एनम करना मत भूलिएगा। बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट लेनी है। अब फिक्स कॉस्ट कहाँ पड़ी है, 40% इधर पड़ी है, तो वो 40% भी पर यूनिट गिवन है, हमें पर यूनिट नहीं चाहिए, मतलब इसका 60% क्या बनता है, 36 तो वेरिएबल कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन चला गया ना, वेरिएबल, और 24 क्या है, फिक्स्ड। अब ये फिक्स जो है ना, आपने कहना चल भाई इनटू टोटल, फिर ऐसे इधर से भी चल भाई इनटू मच्छियाँ, याद है मच्छियाँ, ऐसे मच्छियाँ बनाते थे कि पर यूनिट गिवन है तो टोटल करो, फिक्स कॉस्ट हमें क्या चाहिए, टोटल में चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही करना है भाई, कुछ नया नहीं करना, आपको आता है, आप बस हिम्मत करें, डरना मना है। आपके अटेम्प्ट में ही अगर खिलाफ पेपर आना है तो फिर आपकी किस्मत का भी बहुत सारा इसमें अमल दखल है कि आपकी ही अटेम्प्ट में क्यों मुश्किल सवाल आना है, बाकी सबके क्यों आसान आते हैं। तो बहरहाल छोड़ें इस बात को, ये मैटर नहीं करता, पास होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी सुने, अब फिक्स कॉस्ट एक ये वाली मिल गई, दूसरी फिक्स कॉस्ट उसने बता दी है रेंट है।
जो डिस्ट्रीब्यूटर को एज अच्छा वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम सेल करते हैं लेकिन उसको 8 लाख पर मंथ हम देते हैं एज रेंट फॉर वेयर हाउस यूज टू स्टोर द गुड्स। जिस जगह पर चीज़ें वो स्टोर करता है बेचने के लिए आगे, उसका रेंट हम उसे देते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि पर मंथ है, ये प्रोडक्शन के सेल के बढ़ने से या कम होने से, वॉल्यूम के चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा। आप 10 यूनिट बेचें या लाख यूनिट रख के बेचें, ये तो पर मंथ कॉस्ट है ना। दिखाऊं टेबल अहमद या पर मंथ? देखो यही तो वो कह रहा है कि हम उसको उसके वेयर हाउस में भी रखने की किराया दे रहे हैं, तो ये वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है। लेकिन अगर हम उसको कोई पर यूनिट किराया देने लग जाएं आगे को, वो भी आ जाए तो वो वेरिएबल हिस्सा भी हो जाएगा उसमें, फिर वेरिएबल है। अगर पर यूनिट है तो वेरिएबल है। ये दिखाता हूं मैं, ये इसीलिए कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। ये टेबल ऐसे नहीं आपको भेजा था उस वक्त, ये फिर कोशिश करूंगा रिवीजन प्लान में इसको भी डालूं। ये पहले ही इसकी बस हो गई है। चल हेलो, कोई और खुल जाए, ये तो रिवीजन प्लान है। चलो सवाल दे करिए भाई। वो पता है क्या था वो ना, आप जो टेबल एंड टेबल उसके ऊपर यूं लिखा हुआ था रेंट पर मंथ पर एनम फिक्स की वाली लिस्ट में था, और रेंट अगर पर यूनिट है तो फिर वो वेरिएबल है। सीधी सी बात है। अब वो खुल नहीं रहा, मैं टेबल दिखा देता आपको। आपको दिमाग में, मेरे तो है, आपके दिमाग में नहीं है, देखो जाके अपना टेबल। ठीक है ठीक है। अच्छा अब कहता है लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू वेयर हाउस भी हम ही बेयर करते हैं। यानी हम दो खर्चे करते हैं। हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर रखा हुआ है, उस डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए हम चीज़ें बेचते हैं, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूटर को रेंट भी वेयर हाउस का हम दे रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी हम दे रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, ये नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट ही होती है और उसने दिया भी ऐसे ही हुआ है। तो लो जी, आपको एक और वेरिएबल कॉस्ट भी मिल गई पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट 1 2 3 4 हो गई, 4 वेरिएबल कॉस्ट आ चुकी हैं, ठीक है ओके। और 1 और 2 फिक्स्ड कॉस्ट भी आ चुकी हैं। आगे चलें। स्किल्ड लेबर इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड इज पेड आ ओए ये तो वेरिएबल में नहीं आएगा, ये फिक्स है। तो ठीक है, हमें टोटल फिक्स कॉस्ट भी चाहिए। तो अब टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? इस मुसीबत में ना पड़े, उसने तो रुपीस पर यूनिट दिए हुए हैं जो लेबर को देते हैं। हमें इससे क्या, उसने खुद ही बोल दिया है, इधर देखो, लेबर फॉर प्रोडक्ट एक्स, लेबर फॉर प्रोडक्ट एक्स आर पेड 250 एंड को छोड़ो, वो दूसरा बाद में पढ़ेंगे, जो पढ़ के आऊँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर एक्स की लेबर कॉस्ट फिक्स्ड है, पर मंथ पे करते हैं, अब उसने पर मंथ डेटा दिया, पर यूनिट कर दिया, हमारे लिए मेहरबानी उसकी। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मच्छी 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 बना देंगे, यानी इसको टोटल कर देंगे। टोटल बजटेड प्रोडक्शन है ना, और फिक्स कॉस्ट आ गई है, पर यूनिट डन कर दें, उसको टोटल कर दें उसको, ठीक है। हाउएवर, अच्छा रिगार्डलेस पढ़ लो आगे। उसने तसल्ली दी है कि पेड फिक्स मंथली सैलरी। हो सकता है बच्चा इससे भी धोखा खा जाए। आगे कह रहा है रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल, हमने उनको तनख्वाह, पक्की तनख्वाह पे रखा हुआ उनको, जितने यूनिट्स बनाए, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं, तो फिक्स कॉस्ट है। हाउएवर लेबर ऑफ वाई, लेबर ऑफ प्रोडक्ट वाई इज सेमी स्किल्ड, ये इतनी स्किल्ड नहीं है, इसलिए ये जब आते हैं बुलाते हैं इनको काम पे, तो बाकी वो स्किल्ड है, उनको लूज नहीं करना है, उनको पक्की सैलरी में रखा हुआ है, ठीक है। However, labor of product Y is semi-skilled and is paid based on production levels. ठीक है। नवे you stay here, okay? अब यार अब कुछ तो होना चाहिए यार। कितने नंबर का सवाल है? 9 नंबर का सवाल है। कुछ पहला कुछ थोड़ा सा चैलेंजिंग पॉइंट आया अभी तक, और तो कुछ नहीं था इसमें। इतना भी जायज नहीं है, या तो फिर आप वही बात फिर करोगे, ये किसी और बॉडी का पर्चा। टोटल एडमिन कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 600,000, फिक्स कॉस्ट है, लेकिन अगेन पर मंथ है, टोटल करनी पड़ेगी। अब मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये तीनों चीजें निकालनी है हमने, ठीक है। द सेल रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन टोटल सेल वॉल्यूम। कहता है रेशो वही रहेगी। बड़ी मेहरबानी जी, आपने रेशो को सेम रखा। अब स्टेप 1 क्या है, वैसे मेरे रिक्वायर्ड क्या है, मेरे इससे रिक्वायर क्या कर रहा है, वो कौन सी है मार्कस है, रिक्वायर क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर स्प्रिंग 2000, ऐसे मैं इसलिए लिखता हूँ
ताकि अगली दफ़ा वालों को ये वाले सवाल दे सकूं। अब बच्चे ये बात बोलेंगे, अगली बार सुनेंगे ना तो बोलेंगे, उन्हीं के लिए तो बोल रहा हूँ अगली बार वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए ये पार्ट भी बनाऊंगा, उनको कुछ नया कराऊंगा ना, तो इसी तरह से ही काम बढ़ता है। काम फिर कम भी तो करना है। नाम क्या है इसका? एम्पायर। ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में आपने निकालनी हो तो आपको चाहिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एवरेज, मल्टी प्रोडक्ट में पर यूनिट नहीं, चाहिए तो पर यूनिट ही होता है अगर यूनिट्स निकालने हो, पर यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? रुपीस। यार कंट्रीब्यूशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है या एवरेज कंट्रीब्यूशन जो है वो एवरेज सीएस रेशियो निकालनी है? इससे कता नजर पहले तो एक ही काम करना है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट, ये दो चीजें हमें अलग अलग चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी काम अपना। सबसे पहली वर्किंग मेरी कौन सी हो गई? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेल प्राइस पर यूनिट एक्स की और वाई की, जी कितनी है? कितनी है? सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है? 500 और 400। 500। अब पहला सवाल ही ऐसा, तो बच्चे ने तो खुश होके कॉन्फिडेंट भी नहीं, तो पहला सवाल गड़बड़ होना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। लेबर, ये 100 मत ले लेना गलती से। लेबर लेबर एक्स, ये नहीं लेना यहां पे, ठीक है, और वाई 90। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल नहीं लिया, सॉरी यार, मटेरियल 200 180, कोई बात नहीं, रह जाए तो पर्चे में काटने ना लग जाना। आया है पहले मटेरियल आना था जी। मटेरियल 200 और 180। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स 60 और 60 दोनों ही सेम है। मैं तो जान छुड़ा रहा हूं जरा, वेरिएबल ओवरहेड्स लिख रहा हूं, वेरिएबल ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 60%, और 60 का 60%। आपको इससे तकलीफ हो रही है तो यहां लिखो 60 इंटू 60%, फिर दूसरी बार भी लिख लो 60 इंटू 60%, आई डोंट केयर जी। तेजी ना करना, तेजी ना करना। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए एक वेरिएबल कॉस्ट और भी निकली थी कहीं से, वो है कमीशन, बल्कि एक और भी निकली थी, हाँ वो है यस, तो वेरिएबल कमीशन है, कमीशन एट द रेट ऑफ 5%, और 5% ऑफ व्हाट? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 500 का 5% 25, और 400 का 5% 20 हो गया, फिर 30। अच्छा 30। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है। अब ट्रांसपोर्ट तो ए हो या बी हो, उसने अलग तो नहीं किया, मतलब 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, खांदे जाओ ते खांदे जाओ जी। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया जी? 229 64। अब ये निकल आया है, अब आपकी मर्जी है, सीएस रेशियो निकालो, जो मर्जी निकालो, ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूं एवरेज सीएस रेशियो भी निकाल दो, मुझे ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल दो। एवरेज कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो आपके ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे, उन्हीं को तोड़ लेंगे फिर। और एवरेज सीएस रेशियो निकाल लोगे तो उसको डिवाइड करोगे तो टोटल सेल रेवेन्यू आ जाएगा, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा नहीं है। जल्दी करो, प्रैक्टिस करो, नज़र नहीं ना आ रहा तुम्हें फॉर्मूला सही ऐसे ऐसे कर रहे थे। एवरेज सीएस रेशियो निकालो, एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। अब ये टाइम निकाल लेना उस 10-15 मिनट में से जो मैंने कहे थे। नहीं कहे, नहीं क्या नहीं क्या होता है? वर्किंग 2 मैं करूंगा, आप लोगों के लिए जगह छोड़ दी है। वर्किंग 3 मैं करूंगा इंशाल्लाह, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए। वो मैं ज़रा तैयारी कर लूँ, लिख लूँ।
अच्छा भाई, जो पढ़ा हुआ है वही पर्चे में देखो आ रहा है, तो अल्लाह खैर करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, किस्मत के साथ कोई लड़ाई है नहीं। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा मसला नहीं होगा, पर्चा तो पास हो ही जाएगा इंशाल्लाह। रिसेंट अटेम्प्ट हर दफ़ा मैं एंड पे रखता हूँ, कोई नया काम नहीं कर रहा मैं। मुश्किल हो आसान हो, हमेशा एंड पे होती है। सिर्फ टेस्ट होता है, अपना भी होता है कि यार देख लें ज़रा पास हो सकेंगे या नहीं। मैं कौन सा कह रहा हूँ गोल्ड मेडल आपने लेना, ले लें तो कोई मसला नहीं है, वो ले जाता है, वो लेने वाले को भी नहीं पता लगता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी ना ले गोल्ड मेडल, पर सब पास हो जाए, तो ये गोल्ड मेडल है। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, बस पास हो जाओ, ठीक है। पास होने की ही ट्राई करनी है, और जिन्होंने आज तक वो किए भी है ना, वो अचीव, वो भी कहते हैं हमने पास होने की ट्राई की थी, पता नहीं फिर ये कैसे हुआ। ठीक है, पास होने की ट्राई करनी है। ओके, लें जी, गल्ला करी जाता है, काम तो कर नहीं देता। एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, चलो आसान वाला काम पहले करते हैं। अब क्या करें जी, लिखा है मिटाना पड़ गया, क्या करें जी। एवरेज कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, मैंने नहीं खोलना जाके वो भाई माजरत के साथ, भाई वो देख लो तो फायदा क्या। क्या करोगे एवरेज कंट्रीब्यूशन के लिए, पहले टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, फिर टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई और डिवाइड बाय यूनिट्स, तो ये है एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। ठीक है, अब टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है वाई का टोटल, तो ₹229 इंटू इसके यूनिट्स कहीं से देख के बताओ, 1,20,000, और वाई के भी देख जाओ, पेट्रोल बड़ा लग जाता है 160। ठीक है, तो एक्स का कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू 1,20,000 किया, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, प्लस वाई का कंट्रीब्यूशन 64 पर यूनिट है, और वाई के यूनिट्स 1,00,000। अब आप कहोगे ये क्यों कर रहा है, प्रैक्टिस करा रहा हूं, और आगे यूज भी कर लूंगा, फिर टेंशन ना लो, यूज भी कर लूंगा मैं। अगर फिक्स कॉस्ट को एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूं, तो मेरे पूरे बिजनेस के ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाते हैं, उनको वहीं से बांट लेंगे। वैसे तो सेल्स निकाल कर भी आप बांट सकते थे उस सेल को, और फिर उससे पर यूनिट निकाल लें। 3 तरीकों से ये काम हो सकता है, लेकिन हम जैसे सीखा अलग अलग वैसे ही करते हैं, ताकि दोनों रिवाइज हो जाए। उसने बेसिकली दोनों काम ही आपसे करवा लिए। ठीक है, अच्छा, अब डिवाइड करना है हमने टोटल सेल्स से नहीं 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 नहीं, सॉरी, वो तो एवरेज सीएस रेशो, सॉरी मैं सीएस रेशो की तरफ दिमाग से लगा था जी। यूनिट्स ये लिखे तो हैं, 1,20,000 जमा 1,60,000, क्या आता है जी एवरेज सीएम रेशो, ₹134.2 डेसिमल बताओ। वो क्योंकि ये रुपीस है ना पर यूनिट, वो काफ़ी बड़े बड़े यूनिट्स की फिगर्स हैं, लाखों में तो फिर ज़्यादा फर्क ना आए, ज़रा करीब हो जाए, राउंडिंग का डिफरेंस फिर भी आएगा। हाँ यही है यार अहमद भाई, आपकी क्या ही बात है। एवरेज सीएस रेशो या सीएम रेशो निकालनी हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर तो ऐसे ही टोटल कंट्रीब्यूशन लेना है, नीचे टोटल सेल्स रेवेन्यू लेना है। ठीक है, तो काश हमने पहले लिख लिया होता, चलो खैर। 229 इंटू 1,20,000 प्लस 64 इंटू 1,60,000, ओके, डिवाइडेड बाय अब टोटल सेल्स रेवेन्यू लेना है, वो 500 सेलिंग प्राइस इंटू 1,20,000 प्लस टोटल सेल रेवेन्यू निकालना है, तो सेल प्राइस पर यूनिट इंटू 1,60,000। तो बताओ जी सीएस रेशो क्या आ गई, 4। हाँ, ये 2 डेसिमल तक आप आया, क्योंकि मैंने परसेंटेज नहीं लिखी। मैं कहता था इसको परसेंटेज में रहने दो, लिख के भी बाद में वही करना है, ऐसे ही लिखना, ऐसे ही छोड़ देते सीएस रेशो। बेटा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये भाई कह रहे हैं कि एक अच्छा तरीका बताऊं आपको, आप यूं करें 229 प्लस 64, चेक करते हैं भाई को, फिर बाद में सही गलत का फैसला करते हैं। ठीक है, कि ये गलत क्यों आया इसका जवाब, डिवाइडेड बाय 500 प्लस 400। लो भाई आंसर बताओ अपना। 32.5। ओह नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट हैपेंड, बेटा वेट्स डिफरेंट है ना, वेट्स डिफरेंट है। बराबर क्वांटिटी हो तो आप ऐसे कर लेना, ये मेरा मशवरा है कि ना ही करना, इतनी सोच के ऊपर इतना बोझ ना डालना, फार्मूला दिखाया हुआ है वही करी जाना। ठीक है, वेट्स का भी मसला है। एक यूनिट 1,60,000 बिक रहे हैं,
लेकिन उनकी सेल प्राइस 400 है, दूसरे 1,20,000 है उनकी। अब इत्तफाकन ये सेम कोई ऐसी रेशो बनी हो जाए तो वो आउट ऑफ ब्लू कोई होगा, पर कॉन्सेप्चुअली वो सही नहीं है, ठीक है। एवरेज करना है, वेटेड एवरेज CS रेशो, ठीक है। लो भाई पहला नहीं अभी नहीं, डिनोमिनेटर तो मिल गया है, न्यूमिनेटर तो मैंने किया ही नहीं। CS रेशो मुझे ये चाहिए थी, असल में तो मुझे ये चाहिए थी, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे ही बस ज़रा शो किया, 134.71 था ना, ये भी निकाल दी, ठीक है, ओके। अच्छा अब जी अब टोटल फिक्स कॉस्ट मुझे चाहिए। आखिरी दिन है, जो भाई कह रहा है आज मुझे, मैं कर रहा हूँ टोटल फिक्स कॉस्ट, ताकि आज कोई ऐसा वहम लेके ना जाए पर्चे। टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है मेरे बच्चों, तो पहले FOH फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड FOH, फिर एक था वेयर हाउस 8 लाख इंटू 12, फिर था ये एडमिन एक्सपेंसेस 6 लाख इंटू 12। हाँ स्किल्ड भी है। अब स्किल्ड को लेकर, बल्कि स्किल्ड को तो मैंने करा दिया था ऐसे करके। अब तरतीब से चलें, पहले स्किल्ड, पहले लेबर थी, चलो आ जाओ जी। तो स्किल्ड लेबर ऑफ प्रोडक्ट X जी, फरमाइए पर यूनिट क्या प्राइस बता रहा है वो, पर यूनिट है, ये देखो, पर लेबर फॉर प्रोडक्ट X आर पेड ₹250। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसका। यहां पर रुपीज पता लग जाएगा, यहां पर से फिर आर्स निकालने पड़ेंगे मेरे दोस्तों, ऐसे नहीं काम चलेगा वरना। जी क्या करें, सोचो जी। आपको अगर 1 घंटे के 250 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये 100 रुपया आपका 1 घंटे का नहीं है, ये 1 यूनिट का है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में आप 1 से ज़्यादा यूनिट बनाते होंगे, यानी अगर 100 रुपया पर यूनिट है, ले तो फिर आगे जाने की क्या ज़रूरत है, इतने मुश्किल से भी वहीं पहुंचना था। मैं अब लेके चला था आपको कि चलो क्या कर लो, 250 रुपये पर आर है और आप 1 घंटे में 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो उससे डिवाइड करके बताएं इतने लेबर आवर्स लगते हैं। तो यही तो गिवन था, असल में काटा हुआ नज़र ही नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि वो गिवन नहीं है, तो 100 रुपया गिवन है। दिस इज़ वेरी सिंपल, ₹100 पर यूनिट गिवन है। ये ना गिवन होता तो फिर क्या था, फिर क्या करते, फिर हमें कहीं ना कहीं वो आर्स बताता, फिर वहाँ से इसको हम उल्टा कर ले जाते यूनिट्स पे, ठीक है। बहरहाल इंटू 1,20,000 यूनिट्स, आंसर इज रुपीज़ इन थाउजेंड्स कर दो यहाँ पर, तो कम से कम बचत हो जाएगी ज़रा जी। 12,000 यानी 12 लाख असल फिगर, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड FOH, फिक्स्ड FOH मेरे बच्चों दो हैं, ये 24 इंटू 1,20,000, 24 इंटू 1,60,000, लेकिन 24 तो कहीं गिवन नहीं है। नहीं समझ आई ये क्या बात, ऐसे क्यों देखा आप लोगों ने। ये 60 इंटू 40% है 24, तो यहाँ शो कर देते हैं, ठीक है। तो 60 इंटू 40% इंटू 1,20,000 प्लस 60 इंटू 40% इंटू 1,60,000। ज़रा तंगी सी हो गई पर गुजारा करें। तो ये जनाब आपके FOH हैं टोटल। ये नज़र आ रहा है एंड वाले भाई, नज़र आ रहा है या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त बोलो बस, ये आखिरी सवाल है, छुट्टी बहुत करीब है, यहां से ये निकलना है, कहानी खत्म जी। अब दोबारा तुमने ये कहा ना हमारा पर्चा ऐसा जी, 12,000 एक सिफर की बात थी यार, सिफर से इतने क्यों सीरियस हो, इस तरफ, हाँ इस तरफ वाला सिफर बड़ा माने रखता है, और इंटू सिफर इज जस्ट लाइक मौत। यस बिल्कुल, जिसके साथ ज़रब खा जाए कहानी खत्म। एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। दिस इज जस्ट लाइक मौत, आर मौत, माय मौत। ओके आप लोग कहोगे हम जवानी में ही। नेक्स्ट चलें जी, 2 हो गए, तीसरा एडमिन है और चौथा
4 ही हैं मेरे ख्याल से, तो 5वीं तो कोई चीज़ है नहीं जी, लेकिन पर मंथ है, ध्यान करना। तो फिर भूल गया हूँ क्या था कि वेयर हाउस रेंट, हाँ तुसी ना वेख के दसना, वेयर हाउस रेंट पर मंथ 800 इंटू 12, उसके बाद था एडमिन 6 लाख इंटू 12। यार दिस सो सिंपल ना। अब अगर मिसाल के तौर पे परसों हम आए और शट डाउन वाला सवाल थोड़ा सा ख़राब लगे भी सही, फाइट तो हम फिर भी कर लेंगे, लेकिन परेशान तो नहीं ना होंगे, ठीक है। वैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला सवाल इतना परेशान कौन नहीं था, लेकिन उसका मसला वही, और ये नहीं आता, ये वो क्या है, पीआरसी का है, इंट्रो का है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है ना, पकड़ के 18 नंबर पूछता है, T2 वाला सवाल है। T2 एम पता लगा T2 क्या होता है? T2 ये वो नहीं है, T2 वो नहीं है। हाँ जी, 35520। कार्टून है T2 कार्टून है। अच्छा लो जी, ₹55520 वर्किंग नंबर 3 से आया, डिवाइड किया आपने इसको CS एवरेज CS रेशियो से 0.3042 इज इक्वल टू 116,765,286। पता नहीं अब सही है कि नहीं है, पर बस हमारा सही, आगे चलेंगे अल्लाह का नाम लेकर, ठीक है। नहीं मुझे पता है सही है, मैं वैसे कह रहा हूँ पर्चे में आपके सामने सिचुएशन है, अब ये नहीं सोचना यार पता नहीं सही है, मैं चलो आगे, ठीक है, बस शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करेंगे कुछ निकले आते सही जो भी निकले है बस आगे चलो, ठीक है, बात की बात में देखी जाएगी। ये एक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई है, बस इस पे ही खुशी काफ़ी होनी चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, पर्चे बैठोगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, रिक्वायरमेंट पूरी करा दी, बाकी अब कमी बेशी तेरे वाले ही है इसकी भी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब नेक्स्ट ना बेटा, नेक्स्ट में उसने क्या कहा है, एक्सपेक्ट क्या कर लो, ब्रेक इवन प्रोडक्ट वाइज कर दो। अब इसके ना 2 तरीके हैं, एक ये है कि आप सेल्स रेवेन्यू को इस सेल्स रेवेन्यू की बेस पर वापस तोड़ें और फिर जो सेल्स रेवेन्यू आए उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके आप यूनिट्स निकालें। बिल्कुल सही है, मेरा ख्याल है आई कैप ने भी यही किया हुआ है, मेरा ख्याल है। दूसरा तरीका मुझे जो मैं घर से सोच के आया था कि बच्चों को पूछ लूँगा और करवाऊँगा तो उनसे वही, वो क्या है कि इसी फिक्स कॉस्ट को पकड़ो, इसको ये CM रेशो निकाली हुई है, इससे डिवाइड कर दो, इससे आपके यूनिट्स आ जाएंगे और उनको फिर तोड़ लो यूनिट्स की बेस पर। ये ज़रा ज़्यादा इजी लगा मुझे, ठीक है। बहरहाल 2 डिफरेंट केसेस हैं, तो चूंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट में आगे फिगर्स जा रही होंगी तो थोड़ा सा एंड पे डिफरेंस आएगा यूनिट्स का, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अगला काम क्या करना है हमने, ब्रेक इवन सेल्स हमने निकालनी है यूनिट्स में, तो उसके लिए क्या सिखाया हुआ है आपको, किसी फिक्स कॉस्ट को पकड़ें और वर्किंग 3 वाली को, तो इसको डिवाइड कर दें अब CS रेशो की बजाय एवरेज CS पर यूनिट, एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एवरेज CM पर यूनिट से। वो कितना है जी, ₹134 अब देखो ना इसके आगे कितनी ज़्यादा फिगर्स थी, आपको मैंने 7 भी मैंने करवाया, आप 7 पे छोड़ रहे थे, तो जो 7 पे छोड़ेगा पर्चे में उसका थोड़ा और, लेकिन इसको गलती नहीं कहते, इस पे नंबर नहीं कटते, आपको नंबर इन चीज़ों के मिले हैं, ये सारा काम आपने किया है, ये सारे इसी के नंबर होते हैं, राउंडिंग का डिफरेंस कोई बस मैटर नहीं करता, सिर्फ एहतियात ये बताई हुई है 2 डेसिमल तक चले जाओ फिर कोई मसला नहीं है। अब उसने और तरीके से अगर यूनिट्स को तोड़ा होगा, तो अगर आप एक तरफ चलेंगे तो एक तरफ यूनिट्स 2-4 बढ़ जाएंगे, दूसरे कम हो जाएंगे, दूसरे के बढ़ जाएंगे, पहले कम हो जाएंगे, कोई ऐसा फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है जी, 263,678 यूनिट्स, ठीक है जी।
अब ये यूनिट्स रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि हमें ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए ऑफ प्रोडक्ट एक्स। पकड़ लें इसको, 263,678 यूनिट्स इनटू, अब ये टोटल यूनिट्स हैं 1,20,000 बटा 1,60,000, तो 12 और 16 भी कर सकते हैं, 4 सिफरें कॉमन ले लें, ज़िंदगी आसान करें, रेशो बन जाएगी। जब इतनी आसान रेशो हो तो बना लें, वरना पूरे यूनिट्स लिखा करें, ठीक है। तो 12 जमा 16 कितना बनता है? अब 12 बटा 28 कर दें, और इसी तरह से ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स वाई के निकालने हैं, तो 263,678 को 16 बटा 28 कर दें। सही है, 16 ही है ना, तो 12 बटा 28 और 16 बटा 28 यूनिट्स है, तो यूनिट्स के हिसाब से तोड़ लिया, यूनिट्स के हिसाब से एवरेज किया था ना। ये देखो इनके यूनिट्स पड़े हैं जी, 113,005 यूनिट्स, और दूसरा है जी 150,673 यूनिट्स। ठीक है जी। तो अब ज़रा ऐसे ही सोल्यूशन पे नज़र मारें, फिर घरों को जाते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए ज़रा इधर ही रखिएगा भाई। CS रेशो से तो हुआ पड़ा है ना। अब इस 116 मिलियन को जब तोड़ना है वापस, तो सेल्स रेवेन्यू ये लेना है। अब ये मेरे पास है भी नहीं था, मैं इसलिए भी बच गया ज़्यादा कैलकुलेशन से। ये कितना बनता है? 1,20,000 इंटू 500। अब मैंने सवाल ख़त्म कर दिया, अहमद का टाइम चल रहा है, उसी से पूछना बाद में जी। 60 मिलियन, इसका टोटल 64 मिलियन। 6.4 64, ये कितना है? 60, ये 64, तो 60 और 64 बन गया 124 मिलियन। तो इस रेवेन्यू को अगर बांटना है तो मल्टीप्लाई करोगे 60 डिवाइडेड बाय 124 एक्स के लिए, और 64 डिवाइडेड 124 वाई के लिए, लेकिन वो भी फिर रेवेन्यू निकलेगा। फिर उस रेवेन्यू को डिवाइड करोगे इनके साथ, तो फिर यूनिट्स निकलेंगे। तो मैंने कहा दो काम की बजाय सीधा काम एवरेज CM रेशो पहले ही प्रैक्टिस के बहाने से निकलवा ली थी, नहीं तो ना किया होता तो फिर भी निकलवा लेता। ये काम हो गया, ठीक है। आप उस पर भी जाएंगे तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप आपको क्यों नहीं पता लगेगा? जब आपको एक बात बताई हुई है कि अगर आपने यूनिट्स निकालने हो ब्रेक इवन के मल्टी प्रोडक्ट में, तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एवरेज करते हो, और रुपीज़ के लिए। इसीलिए तो हमेशा मैंने एक को दूसरे के लिए यूज़ नहीं करवाया था। जब कभी ब्रेक इवन यूनिट्स निकले थे, मैंने कभी भी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करने दिया था। मैंने आपकी एक आदत बनाई थी कि रेवेन्यू चाहिए तो CS रेशो से डिवाइड करते थे, या CS पर यूनिट से, ठीक है। और अगर अगर यूनिट चाहिए होते थे तो ब्रेक इवन के साथ, वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ करते। तो इसलिए मैंने छेड़ा नहीं था कभी इस मामले में। अच्छा इधर आओ 1 मिनट के लिए। इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इसका अच्छा ही होना चाहिए, 60। अच्छा फिर भी ABC वाला इससे भी आसान था, तभी तो 69%। ABC वाला इससे भी आसान था, कमाल। दूसरा कौन सा है? कर लिया हमने, EPU वाला। ये हो गया, दूसरा हो गया हमारा। और कौन सा कर लिया हमने? चौथा कर लिया है, 5वां कर लिया है, 9वां कर लिया है। अब ये तीसरा आपका होमवर्क है, ठीक है। और फिर ये रह गए 3 सवाल, जिनके अंदर 8वां इतना चैलेंजिंग नहीं है, 6वां कुछ है, 7वां ज़रा ज़्यादा है। तो पूरा सवाल मार दाड़ करने के बाद यहाँ पर पर्चा यहाँ पे आ गया है कि 3 सवाल रह गए हैं, जिनमें से 2 फिर भी एवरेज हैं और 1 डिफ़िकल्ट। ये 3 सवाल आपको इंशाल्लाह परसों कराऊंगा। तो अभी इसके कमेंट्स में वो कहता है, पता नहीं जो ये पढ़ लेना, ठीक है। परफॉर्मेंस इन दिस अटेम्प्ट 34, अच्छा ओवरऑल कह रहा है, which is lower than that of previous attempt of 41. Decline in result can be attributed to poor performance on the safety stock and decision making question, both of which had a success rate of only 14. Although both topics have been regularly assessed, whilst with similar questions appearing over past 3 to 4 sessions, examinees have consistently failed to attain passing marks. This shows insufficient comprehension
आर इनएडिक्वेट प्रैक्टिस। और आप कहते हो कि बस कहानी ख़त्म कर दें, छोड़ दें। वो कह रहा है फेल ही इसलिए हो रहे बच्चे, करके नहीं आते काम। ठीक है, तो अल्लाह ने चाहा तो परसों होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।